I am physics faculty at Nishan Classes Private Limited. This is the fourth lecture related to differentiation of 11th class. तो लास्ट 3 लेक्चर्स में अपन ने कुछ एक बेसिक चीज़ें डिफरेंशिएशन से रिलेटेड पढ़ी थी, जिसमें रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद में अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ी थी, जिसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का किस तरीके से डिफरेंशिएशन करना होगा वो अपन ने सीखा था। आज अपन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशंस की एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, मतलब डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कहाँ पे किस तरीके से काम में आता है, वो चीज़ अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो कुछ एक क्वांटिटीज आपने बचपन में पढ़ी थी, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, स्पीड, इन सारी क्वांटिटीज में डिफरेंशिएशन का काम होता है। किस तरीके से होता है वो अपन देख सकते हैं। ठीक, छोटी सी चीज़ उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तब जाके समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक, तो कुछ एक क्वांटिटी जो कि वेरी करती है, वो क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती है। फॉर एग्जाम्पल अपन सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी वेरी करती है, तो ये 2 टाइप्स की होती है, टाइम के बेसिस पे होती है। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। फर्स्ट वन इज एवरेज क्वांटिटीज और सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वेलोसिटी की अपन बात करें, तो कोई भी एक ट्रैक है, इस पर कोई भी क्या कर रहा है, कोई भी पर्सन मूव कर रहा है, बाइक से मूव कर रहा है, कार से कर रहा है, किसी व्हीकल से कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे वो बाइक है और वो चलना स्टार्ट करती है, तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो बाइक चलाना स्टार्ट करता है, तो वेलोसिटी 0 से भी स्टार्ट हो सकता है। अब इस केस में अगर बात करूँ, जैसे बाइक स्टार्ट हुई है तो इस केस में वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लो 0 है, फिर उसके बाद 20 होती है, यहाँ पे आता है 30 होती है, 40 होती है, 50 होती है, 60 होती है। अगेन मान लो सामने कुछ ऑब्स्टेकल आ जाता है तो अगेन 0 रहेगा, फिर से स्टार्ट करेगा 0 से 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो ऐसे जब भी किसी भी ट्रैक पर कोई भी पर्सन मूव कर रहा है और ना बाइक, तो उसके केस में अगर बात करो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कोई भी अगर आपने मान लो उससे पूछता है कि साहब आपकी वेलोसिटी क्या है, तो वो सारी वेलोसिटी नहीं बता सकता कि मेरी वेलोसिटी 0 भी थी, 30 भी थी, 40 भी थी, 60 भी थी, 70 भी थी। वो क्या करता है, सारी वेलोसिटीज़ का एक एवरेज वैल्यू बताता है, जिसे अपन बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो जो उसके पास में उसने डिफरेंट वेलोसिटी ली, जैसे फर्स्ट V1 लिया है, V2 लिया है, ऐसे n वेलोसिटीज ली है। तो यहाँ पर अगर बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, Vn डिवाइड बाय एवरेज। किस तरीके से लिखते हैं, सबका सम करो, जितने टोटल नंबर से उससे डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। चलना ठीक। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये तरीका है। ठीक है सर, तो एक मेथड तो ये है जिससे आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि जैसे मान लो आपको एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पता है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके डिस्प्लेसमेंट को अपन S1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जहाँ से भी गया हुआ है उसके डिस्प्लेसमेंट को अपन S2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जिसने टाइम लिया उसको अपन T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ तक जाने में जिसने टाइम लिया उसको अपन T2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में अगर एवरेज वेलोसिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो उसको निकालने का एक और फॉर्मूला है। तो ये है जो जिसकी अपन बात करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली अपन इसको नहीं कर सकते। एक अपन वेलोसिटी को पहले तो नोट करें, फिर उसका एवरेज लें, तो इतना अपन डाटा नोट नहीं कर सकते और एवरेज नहीं ले सकते। तो इस केस में अगर बात करूँ तो इस फॉर्मूले के थ्रू अपन निकाल सकते हैं, लेकिन अपने पास अगर गिवन डेटा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन एवरेज वेलोसिटी के लिए यूज में बहुत रेयर चांसेस में या फिर न्यूमेरिकल्स में लगते हैं। एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो क्या है, इन दी फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं करना है, एवरेज वेलोसिटी इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय फाइनल टाइम T2, इनिशियल टाइम T1। ये एक एवरेज वेलोसिटी निकालने का करेक्ट। बिल्कुल ध्यान से सुनना, सारी बातें समझोगे तब जाके आपको समझ आएगा एक्चुअल में हो क्या। ठीक है, इतनी बात समझ। अब आपको पता है जब भी कोई डिफरेंस होता है तो उसको डिफरेंस को अपन डेल्टा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल्टा S, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है, इसको मैं डेल्टा T रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया एवरेज वेलोसिटी का। और ये भी अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी का है, ये जनरली यूज में नहीं आता है, ये वाला यूज में आता है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला ले रखते हैं।
तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा। तो एक तो क्वांटिटी होती है एवरेज। एवरेज क्या है, अपन ने कुछ नहीं किया वही है, सेम है। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है, तो इसका आंसर सेम आएगा। तो अपन ने किया क्या, जितनी भी वेलोसिटीज थी डिफरेंट पूरे पाथ में डिफरेंट लोकेशंस की सारी वेलोसिटीज का अपन ने एवरेज ले लिया, उसे अपन क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। दूसरे टाइप की जो वेलोसिटी होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो अपन ने बोला टू टाइप्स की क्वांटिटीज होती है, जिसमें सेकंड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर बात करूँ, जैसे मान लो कोई भी पाथ है, अब इस पाथ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से लेके स्टार्टिंग से एंड तक आप मुझे टोटल वेलोसिटी बताओ कि सारी मिला के टोटल वेलोसिटी क्या होती है, तो आप एवरेज वेलोसिटी निकालो। लेकिन वो अगर आपसे पूछता है कि मान लो कि मुझे तो इस जगह की ओनली इसी लोकेशन की वेलोसिटी बतानी है, जब आपको इसी लोकेशन की वेलोसिटी बतानी है, तो ये एक टाइप का इंस्टेंट है, ये ट्रैक नहीं है, एक पाथ नहीं है, ये एक इंस्टेंट है। एक लोकेशन है, सिंगल लोकेशन। तो सिंगल लोकेशन एक इंस्टेंट की वेलोसिटी अगर आपको बतानी है, तो आपको ऐसा तो नहीं है यहाँ पे डिफरेंट वेलोसिटी जो आप एवरेज ले लोगे, यूज कर लोगे। तो सिंगल पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है उसे अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एक पूरे पाथ की वेलोसिटीज का जो एवरेज होता है उसे अपन बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। तो पूरे ट्रैक में ओनली 6 सेकेंड, ओनली 7 सेकेंड, ओनली 8 सेकेंड, ओनली 2 सेकेंड, इनकी वेलोसिटीज अगर आपको बतानी है तो उन्हें अपन क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपन ने सुन तो लिया, अच्छा लगा सुनने में कि हाँ ये होती है, इंस्टेंटेनियस होती है, पूरे पाथ की एवरेज होती है। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करें, या फॉर्मूला कैसे फॉर्म करें, तो फॉर्मूला फॉर्मेशन के लिए अपन इसमें क्या करते हैं, देखो एवरेज का मतलब क्या, पूरे पाथ की। इंस्टेंट का मतलब क्या, पाथ नहीं होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, एक लोकेशन होनी चाहिए। एक लोकेशन मतलब इसको, इस पाथ को धीरे धीरे अगर आप शॉर्ट करते जाओगे तो फाइनली आपको एक ही लोकेशन मिल जाएगी। तो ये हो गया एक इंस्टेंट। और पाथ की निकालनी होगी तो पूरे पाथ के लिए एवरेज। तो अगर मैं बात करूँ तो अपन करना है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को ही अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ में आती है। तो इस केस में किस तरीके से अपन करते हैं, तो यहाँ पर अगर बात करूँ, जैसे मान लो ये ट्रैक है, यहाँ से यहाँ तक अगर बात करूँ 0 सेकंड से, मान लेते हैं यहाँ पे 10 सेकंड में कोई ने मान लो इस पाथ को कवर किया है, ठीक है। अब इतने टाइम में अगर मान लो कवर किया है तो सीरीज टाइम को अपन T1 बोल सकते हैं, इस टाइम को T2 कर सकते हैं। तो अपने को इस एवरेज वाले पाथ को एक इंस्टेंट में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से अगर अपन बात शुरू कर सकते हैं, अगर मान लो टाइम पीरियड को अगर मैं शॉर्ट करता जाऊँ, ये अभी 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड से अगर मैं इसको शॉर्ट करके कितना कर दूँ, 8 कर देता हूँ, फिर 6 कर देता हूँ, फिर यहाँ पर 4 कर देता हूँ, यहाँ पर 2 कर देता हूँ, फाइनली कितना कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस टाइम पीरियड को, ये टाइम डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, इसे डेल्टा टी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 माइनस 0, 8 माइनस 0, 6 माइनस 0, यहाँ पे क्या आएगा, अगर 6 सेकंड की बात करो 4 माइनस 0, 2 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर ये डेल्टा टी को अगर मैं धीरे धीरे शॉर्ट करते हुए 0 करा दूँ, आई बात समझ में। तो पहले अगर बात करो 10 सेकेंड कवर करने के लिए अपने को इतना चलना पड़ेगा, 6 सेकंड करने के लिए अपने को इतना चलना पड़ेगा, 4 सेकंड के लिए इतना चलना पड़ेगा, 2 के लिए इतना चलना पड़ेगा, 0 सेकंड के लिए इतना ही चलना पड़ेगा। मतलब चलना ही नहीं पड़ेगा। नहीं चलना पड़ेगा मतलब क्या है कि आप धीरे धीरे ये जो एक लार्ज इंटरवल है, इस लार्ज इंटरवल को धीरे धीरे शॉर्ट करते जा रहे हो, फाइनली आप एक ही पॉइंट की बात करने लगते हो। तो एवरेज वैल्यू को इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंट की बनाने के लिए अपने को क्या करना है, टाइम इंटरवल को शॉर्ट करते करते 0 की तरफ लेके जाना है। अगर टाइम शॉर्ट होगा, देखो अगर टाइम शॉर्ट होता है 10, 8, 6, 4, 2, 0, अगर टाइम शॉर्ट होता है तो उस केस में अगर बात करें, जैसे मान लो 0 से यहाँ पे 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मान लो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का। अब 20 सेंटीमीटर का टाइम शॉर्ट हो रहा है तो उसके साथ साथ देखो, जैसे कि यहाँ तक पहुँचेगा 5 सेकंड तक, तो डिस्टेंस पे अगर बात करो तो कम हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे टाइम, ठीक है, टाइम इंटरवल टुवर्ड्स 0 मूव करता है, वैसे वैसे उसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी टुवर्ड्स 0 मूव करता है, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट भी तो छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करो टुवर्ड्स 0, ठीक। तो इस केस में अगर बात करो तो इससे अपन को क्या पता चलता है कि अपन इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कुछ नहीं है, एवरेज वैल्यू को ही इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करते हैं,
यहाँ पर अगर बात है एवरेज मतलब क्या, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा। तो अपन क्या करें, एवरेज वैल्यू को धीरे धीरे पास लगा के एक लिमिट के अंदर क्लोज कर रहे हैं। तो लिमिट के अंदर क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन लिखते हैं ये लिमिट, ठीक। अब लिमिट लिखा तो इस केस में अगर बात अपन करना क्या चाह रहे थे, अपन ये कर रहे थे कि टाइम इंटरवल को शॉर्ट कर रहे थे, उससे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्ट होता जा रहा था, टुवर्ड्स द जीरो मूव कर रहा था। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे डेल्टा टी को अपन टुवर्ड्स द जीरो मूव करा रहे हैं। जब अपन डेल्टा टी को टुवर्ड्स द जीरो मूव कराएंगे तो उस केस में अगर बात करो डेल्टा एच भी टुवर्ड्स द जीरो मूव करेगा, ठीक है, कर सकते हैं। तो डेल्टा एच भी टुवर्ड्स द जीरो मूव करेगा तो अपन इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर मैं बात करूँगा तो ये पहले क्या थी, एक एवरेज वैल्यू थी, और ये एवरेज वैल्यू ऐसा करने से धीरे धीरे एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। इंस्टेंटेनियस मतलब आपको पता है कि जब भी आपको किसी भी लार्ज इंटरवल को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए अपन लिखते हैं डेल्टा, ठीक है। एक इंस्टेंट की आपको बात करें तो उसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है डी। शॉर्ट इंटरवल्स के लिए अपन क्या रिप्रेजेंट करता है डी। तो यहाँ पर अगर बात करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगी और इसको ऊपर इस तरीके से ds बाय dt की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो वेलोसिटी हुई इसे अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चलना। वेलोसिटी कितने टाइप की, टू टाइप की ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। फर्स्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी, सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर में आती है, ठीक। अब जैसे मैंने ये क्वांटिटीज रिप्रेजेंट की है, वैसे और भी क्वांटिटीज होती है जो कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे एवरेज एक्सेलरेशन को मुझे रिप्रेजेंट करना है, एक्सेलरेशन की सिंपल ए होता है। एवरेज की बात करूँ तो एवरेज क्या हो जाएगा, आपको तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम आया था, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा। इंस्टेंटेनियस की बात करना तो इंस्टेंटेनियस विल बी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन डेल्टा वी आल्सो टेंड्स टू 0 एंड दिस बिकम्स dv बाय dt। चलना सर। तो यहाँ पर अगर बात है एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और भी क्वांटिटीज होती है, पावर की बात कर लेते हैं। पावर की बात करूँगा तो एवरेज पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो डेल्टा w अपॉन डेल्टा t। इंस्टेंटेनियस की बात करूँगा तो क्या होता है, dw डिवाइड बाय dt। कर सकते हैं। ऐसे अपन बात करते हैं, क्वांटिटी होती है फोर्स। तो 9th क्लास में हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली या इक्वली टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो F की अगर बात करो तो F जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये आपने पढ़ रखा होगा, F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, वो भी अपन देख लेंगे, डिवाइड बाय टाइम। क्या हो जाएगा सर, F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। चलना तो अब इसके अगर बात करूँ, ये देखो टाइम रेशो की फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे तो इसको टू टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स की बात करें तो फोर्स कितने टाइप का होता है, टू टाइप का, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज कितना है तो डेल्टा से अपॉन डेल्टा, इंस्टेंटेनियस कितना है तो dp बाय dt। ये क्वांटिटी, ठीक है। तो जो भी रेशो वाली क्वांटिटीज है उनको अपन सब एवरेज और इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि वैल्यू को भी, ठीक है। ऐसे अगर बात करूँ तो एक और क्वांटिटी होती है स्लोप, जो 10th क्लास के स्टूडेंट ने शायद ही पढ़ा, सुनकर रखा होगा लेकिन आपने पढ़ा नहीं होगा। तो इस केस में अगर बात करो, उसकी भी अपन बात करेंगे धीरे धीरे, लेकिन वो आपको याद रखना है। अब इस केस में अगर बात करूँ तो स्लोप एक क्वांटिटी है जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं y अपॉन x की फॉर्म में। इसकी फॉर्म में y अपॉन x। कर्व देखा है आपने, कर्व में ऊपर y एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है वो ऊपर आएगी और x एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी आएगी वो नीचे आएगी। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे अपन बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं सर, स्लोप। जब अपन स्लोप की बात करें तो अपन ये बात करेंगे ऐसा क्यों लिखा है, सब कुछ देखें, ठीक है। अभी स्लोप की बात करूँ तो स्लोप जो होता है इसे अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी अगर मैं बात करूँगा तो कितने टाइप्स का हो गया, टू टाइप्स का होता है, रेशियो आ रहा है, ठीक है। एक तो होगा एवरेज स्लोप और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्लोप। वो क्या होता है वो अपन तब बात करें, ठीक है। एवरेज की बात करना तो m एवरेज डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x, m इंस्टेंटेनियस dy बाय dx। कर सकते हैं। तो स्लोप भी कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के, एवरेज स्लोप है इंस्टेंटेनियस। चल रहा है, चलो अपन आगे।
अब जितनी भी चीज़ें अपन ने बात की कि टू टाइप की होती है, एवरेज इंस्टेंटेनियस, एवरेज इंस्टेंटेनियस, तो उसमें अपन ये देखा है कि एवरेज में तो कुछ नहीं हो रहा है, एवरेज में तो जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ है नहीं, लेकिन इंस्टेंटेनियस के ऊपर जैसे ही नजर पड़ती है तो इंस्टेंटेनियस में अपने को दिखाई दे रहा है कि डी बाई डी आ रहा है, तो डी बाई डी तो अपन ने पढ़ रखा है, डी बाई डी किसमें होता है, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करूँ तो एवरेज मतलब इंस्टेंटेनियस पावर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टी एस डिवाइड बाय टी टी, वेक्टर फॉर्म में आता है वो भी अपन ने, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी वी बाय डी टी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करूँ फोर्स की, अपन ने बात की इंस्टेंटेनियस डी पी बाय डी टी, ये पी मोमेंटम है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करूँ पावर है, यहाँ पे अगर बात करूँ पी मोमेंटम, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या हो जाएगा, डी वाई बाय, फिर सारी में अगर बात करूँ सारी क्वांटिटीज में अपने को दिखाई दे रहा है डी बाई डी आर, इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन का यूज है। आई बात समझ, डिफरेंशिएशन में क्या क्या एप्लीकेशन है, सिर्फ इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज नहीं कर सकते क्योंकि एवरेज में डेल्टा आता है, और डेल्टा के लिए भी अपन बता नहीं किस तरीके से करते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस का तो अपन ने देखा है डिफरेंशिएशन किस तरीके से यूज में लेते हैं, डी बाई टी, और वो तो अपन ने सारे किए हुए हैं। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए अपन डिफरेंशियल यूज में लेते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। इसका इन सारी क्वांटिटीज में अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंशिएशन यूज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे आप देख सकते हो इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूँ तो जैसे आप लोग गिवन, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको दे रखा है कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में अगर बात करूँ जैसे इक्वेशन दे रखा है आपको बहुत, इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे अपने को पावर निकालने देंगे। अब t इक्वल्स टू 2 सेकंड मतलब क्या, एक इंस्टेंट। अगर मान लो वो ऐसा बोलता है कि आपको पावर जो निकाल के देनी है वो 2 सेकंड टू 6 सेकंड निकाल के देनी है, तो 2 to 6 यहाँ पर अगर बार 2 to 6 में एक गेप आ गया, इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो कौन सा आएगा, एवरेज। तो जब भी आपको एक इंटरवल देता है, टाइम इंटरवल 2 टाइम देता है, तो उस केस में किसका क्वेश्चन होगा, एवरेज का। और अगर वो पूछता है ओनली 2 सेकंड पे बताओ, ओनली 4 सेकंड पे बताओ, ओनली 6 सेकंड पे बताओ, तो वो वाला कौन सा होगा, इंस्टेंटेनियस। अब इसने बोला है कि ओनली 2 सेकंड पे अपने को बताना है, अब ओनली 2 सेकंड पे अपने को बताना तो अपने दिमाग में फटाफट से आता है इंस्टेंटेनियस का क्या फॉर्मूला होता है, डी डब्ल्यू डिवाइड बाय डी टी। कुछ नहीं करना है, ऐसे किसी से बहुत का वैल्यू दे रखा है, पी इंस्टेंटेनियस डी डब्ल्यू की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस डिवाइड बाय डी टी, सॉरी ये डी की फॉर्मूला होगा, यहाँ पर अगर बात करूँ तो डी की फॉर्मूला होगा ये, ठीक है, क्योंकि डी के रेस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें इस तरीके से अपन, अब इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर को कितना हो जाएगा 2t, सबने पढ़ा हुआ है आपको पता है, सेपरेट करके अलग अलग तरीके पर देखते हैं किस तरीके से होता है। यहाँ पर अगर बात करूँ 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी का कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि डी टी बाई डी टी 1 होता है, कांस्टेंट उसका 0 होता है, डायरेक्ट आपको पता है 0, आंसर कितना होगा 2t प्लस 2। ये अगर बात करें इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ चुकी, आई बात, ये इक्वेशन है, ठीक है। अभी अपन से ये नहीं पूछा है, तो पूरे पाथ में अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टाइम पे, ठीक है, क्या क्या पावर हो सकती है वो अपन बात कर रहे हैं, तो वो इक्वेशन इसके थ्रू है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। अभी अपन जो बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, ओनली 2 सेकंड की, तो कुछ नहीं करना है, आपको टी दिखाई दे रहा है तो टी की वैल्यू आपको पुट कर दें, तो टी इक्वल्स टू 2 तो कर देगा। अपन इसकी लास्ट एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं जो कि क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ द कर्व अपने को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएशन को यूज़ में लेना पड़ता है, ठीक। अब कर्व के बारे में आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा, लेकिन 10th क्लास में आपने एक कर्व दे रखा है ओम्स लॉ का, तो ओम्स लॉ का आपने कर्व देखा होगा, तो उस केस में इस तरीके से आप कर्व बनाया करते थे, जिसमें यहाँ पे पोटेंशियल ले लिया करते थे, यहाँ पर अगर बात करूँगा तो करंट ले लिया करते थे, और कर्व किस टाइप का ऑब्टेन होता था, इस टाइप का, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते थे, उसमें भी इसी टाइप का कर्व मिलता था अपने को, ठीक। और ओम्स लॉ की जो इक्वेशन हुआ करती थी वो क्या होती थी, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है साहब, इतना सा आपने देख रखा है। अब इस केस में अगर बात हो ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल एक्चुअल में यहाँ पे आता है, तो करंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आता है। ऐसा क्यों है,
क्योंकि करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल के ऊपर, पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है करंट के ऊपर। तो जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो एक्स एक्सिस पे आती है और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो वाई एक्सिस पे आती है। 12th क्लास में जाओगे तो आप इस तरीके से कर्व को देखोगे, जैसा आप पढ़ते थे वैसे ही अपन देख लेते हैं, भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे, यहाँ पे करंट, ये इस टाइप का कर्व आपने 10th क्लास में देखा होगा। इसकी अगर बात करूँ, इसको मैं अगर फॉर्म करता हूँ तो इसकी एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है, जैसे पोटेंशियल आपको होता है वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वाई। करंट की बात करूँ, करंट एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स। और यहाँ पर अगर बात हुई ये आर जो आ रहा है, इसको अपन बोलेंगे स्लोप ऑफ द कर्व अकॉर्डिंग टू कर्व, ठीक है। वैसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर नहीं होता, 1/r स्लोप होता है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे जैसा कर्व अपन ने फॉर्म कर रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे मैं इसे बोलता हूँ स्लोप ऑफ दी कर्व। और स्लोप ऑफ दी कर्व को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ये अपन ने बोला ये भी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये इसका इक्वेशन होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से पास करने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। समझ में आती है? कोई दिक्कत है साहब? जिसमें y का वैल्यू है x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और m स्लोप ऑफ दी कर्व। तो मैं आपसे पूछूं स्लोप ऑफ दी कर्व क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे m। अब इसी इक्वेशन से y इक्वल्स टू एम एक्स से अगर मुझे m निकालना है तो m की वैल्यू क्या होगी, y डिवाइड बाय x। क्या होगा, m इक्वल्स टू y डिवाइड बाय x। कोई दिक्कत है सर? इतनी बात समझ आती है? ठीक। अब अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपको ये पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करेंगे, मान लो एंगल कितना है, थीटा। अब अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई, तो मैं आपसे बोलूँ कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा इस अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल। तो tan थीटा विल भी क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर की बात करूँगा तो ये वैल्यू, और ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y को। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये यहाँ पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को। और y की जगह पे है क्या एक्चुअल में, पोटेंशियल। यहाँ पर अगर होता है बेस में क्या हो रहा है, x आ रहा है, तो x की अगर बात करूँ, x की जगह पे क्या आ रहा है यहाँ पे, करंट। तो यहाँ पर अगर बात करूँ, जैसे मैं y और x की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो परपेंडिकुलर इज y। बेस की बात करूँगा तो बेस क्या होगा, x, तो y अपॉन x। तो y अपॉन x की अगर मैं बात करूँगा तो y अपॉन x क्या होता है, अपन ने पढ़ रखा है, y अपॉन x तो स्लोप ऑफ द कर्व होता है। इसका मतलब स्लोप ऑफ द कर्व का एक और फॉर्मूला क्या हो गया, ये भी लिख सकते हैं, m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और tan ऑफ थीटा। तो किसी भी कर्व में जो एंगल बनता है, कोई भी कर्व x एक्सिस के साथ में, बेस एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनाता है, उस एंगल का tan ऑफ वैल्यू क्या होता है, स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द कर्व क्या हो गया, m इक्वल्स टू tan थीटा विच इज नथिंग बट y अपॉन x। तो m इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x। अब यहाँ पर अगर बात हो, ये स्लोप ऑफ द कर्व है, ठीक। अब स्लोप ऑफ द कर्व है, तो इस केस में अगर बात करूँगा तो यहाँ पे अपने को पता है ये भी रेशियो की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये भी टू टाइप्स का हो सकता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, और उसी की अपन बात कर रहे हैं। बात समझ में आती है, ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं किस टाइप का एवरेज होता है, किस टाइप का इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर बात करूँ, जैसे मान लो मैंने कोई भी एक कर्व फॉर्म किया है, इतनी बात तो अपने को समझ में आती है। जैसे कोई भी ये वैल्यू ग्राफ है, इसमें अगर बात हो, ये एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, ये हो गया x और ये हो गया y। समझ में आती है बात? स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा m इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, जो कि अपने को पता है क्या होता है, y अपॉन x। अब इस कर्व में अगर मैं बात करूँ तो इस केस में थोड़ा सा देखना, मैं कुछ एक वैल्यूज पुट करता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, यहाँ तक मैंने वैल्यूज डाल दी। ऐसे अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे ये 1 2 3, ये फाइनली 4, ठीक। अब एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको क्या करना है, किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए हमेशा एक टेंजेंट पुट करते हैं। टेंजेंट कुछ नहीं होती, किसी भी लाइन को टच करती है। जैसे मान लो एक सर्किल है, सर्किल को अगर मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन टच कर रही है, इसे अपन बोलेंगे टेंजेंट। यहाँ पे टच कर रही है तो ये यहाँ पे टेंजेंट फॉर्म हो गया, यहाँ पे टच कर रही है तो ये यहाँ पे टेंजेंट फॉर्म हो गया। तो किसी भी स्लोप को निकालने के लिए ऑलवेज क्या करते हैं, अपन एक टेंजेंट पुट करते हैं। वो जो टेंजेंट होगी, वो टेंजेंट इस बेस एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनाती है, उसका tan ऑफ वैल्यू क्या होता है, स्लोप, ठीक। वो किस तरीके से आएगा वो अपन थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इतनी बात समझ में।
अब इस केस में अगर बात करूँ तो स्लोप जैसे अपन ने पढ़ रखा है, मैंने बोला 2 टाइप्स का होता है, एवरेज इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला आपको पता ही है। एम एवरेज की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एम इंस्टेंटेनियस की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। अभी अपन बात कर लेते हैं इसकी एवरेज स्लोप की। एवरेज स्लोप की बात करूँगा तो इस केस में ये जो कर्व है, ये कर्व आप याद रखो ये आपको एवरेज स्लोप ही देगा। किस तरीके से देगा वो अपन देख लेते हैं। दोनों तरीके से देख सकते हैं अपन, टेंजेंट की फॉर्म में भी वही आएगा और मैथमेटिकली अपन देखेंगे तब भी वही आता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो एक पर्टिकुलर इंटरवल है। अब इस इंटरवल में अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर देखो कोई भी इंटरवल मेरे हिसाब से मैं उठा लेता हूँ, पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से यहाँ तक का ले लेता हूँ, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर बात करूँ तो y का वैल्यू कितना है इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए y का वैल्यू है 4, तो m इक्वल्स टू 4 माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है, कहाँ से कहाँ तक का लिया, पूरे कर्व का लिया अपन ने, इनिशियल वैल्यू क्या है 0, ठीक है। x एक्सिस की यहाँ तक वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, इनिशियल क्या है 0, आंसर क्या आएगा 4/4, आंसर विल बी, स्लोप कितना आता है। कोई और इंटरवल लेके देख लेते हैं, मान लो यहाँ से 1 2 3 ले लेते हैं, तो 1 2 3 इतना कर्व अपन यूज़ में ले रहे हैं। अब इतना कर्व अपन यूज़ में ले रहे हैं तो इस केस में अगर पता y का वैल्यू इस पर कितना है तो आप क्या बोलोगे 3, 1 भी यहाँ पे अगर बात करें इनिशियल पॉइंट पे कितना है तो आप क्या बोलोगे 1 -1। x एक्सिस पे बात करूँगा तब भी 3 -1 ही आएगा, आंसर अगेन 1 ही आना है। समझ में आती बात। कोई भी इंटरवल आप ले सकते हो, ठीक है। तो किसी भी इंटरवल के लिए अपन क्या देख रहे हैं कि बार बार जो m का वैल्यू आ रहा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है 1 1 1 1 1 1 1। इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इस पूरे कर्व के लिए जो स्लोप है वो क्या है कांस्टेंट। तो इस पूरे कर्व का स्लोप क्या है कांस्टेंट है, हर पॉइंट का स्लोप क्या है कांस्टेंट है। समझ में आती बात। क्यों, क्योंकि आपको पता दिख भी रहा है साफ साफ, एंगल भी तो कांस्टेंट है। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो इस केस में यहाँ वाला बनने वाला भी थीटा ही होगा, यहाँ वाला बनने वाला भी थीटा ही होगा, यहाँ वाला बनने वाला भी थीटा ही होगा। मतलब इस पूरे कर्व लाइन पे हर पॉइंट क्या कर रहा है सेम एंगल बना रहा है। जब सेम एंगल बना रहा है तो उसकी tan ऑफ वैल्यू भी सेम होगी। इसका मतलब tan थीटा जो होता है वही तो स्लोप होता है। तो इसका मतलब हर पॉइंट का स्लोप क्या है सेम। तो पूरे पॉइंट पूरे कर्व की अगर मैं बात करूँ तो पूरे कर्व पे हर पॉइंट का स्लोप जो है वो कांस्टेंट है और अपने अकॉर्डिंग वो क्या आ रहा है 1 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो पूरे कर्व का क्या है कांस्टेंट स्लोप है। वो अपन एंगल के थ्रू भी देख चुके हैं, मैथमेटिकली भी अपन देख चुके हैं कि उसका आंसर सेम आ रहा है। रही बात टेंजेंट पुट करनी है, टेंजेंट किस तरीके से पुट करते हैं। जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, इस पॉइंट का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो इस केस में मैंने क्या बोला कि स्लोप निकालने के लिए ऑलवेज क्या करते हैं टेंजेंट पुट करते हैं। तो टेंजेंट में यहाँ पे इस जगह पे पुट करूँगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बेस एक्सिस के साथ में, ठीक है, मैच कराती है, एंगल फॉर्म करती है, एक टेंजेंट अपने को पुट करनी है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँगा तो एक टेंजेंट मैंने पुट की ये इस टाइप से, ये टेंजेंट है, टच करती है स्ट्रेट लाइन टेंजेंट। यहाँ का अगर मुझे स्लोप देखना है तो यहाँ पे टेंजेंट पुट करनी है ये, यहाँ पे अगर मुझे स्लोप देखना है तो यहाँ पे टेंजेंट पुट करनी है सेम। तो सारी टेंजेंट्स क्या हो रही है एक ही लाइन के अलॉन्ग है, सारी की सारी टेंजेंट्स एक ही लाइन के अलॉन्ग है। इसका मतलब यहाँ पे सबके स्लोप कांस्टेंट है, सेम है। तो ऐसे जो स्लोप होते हैं इन्हें अपन एवरेज स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब, एवरेज स्लोप। और पूरे कर्व का एक ही है, एक ही आंसर है, ठीक है। इतनी बात समझ लो। उसका फॉर्मूला क्या होगा डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत। नेक्स्ट आते हैं अपन इंस्टेंटेनियस स्लोप के ऊपर। अब जैसे अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट डिफरेंट टाइप का इंस्टेंटेनियस स्लोप किस तरीके से आएगा। जैसे मान लो आपका कर्व ऐसा ना हो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, ये थोड़ा सा कर्व कर रहा है। यहाँ पर अगर बात करूँ तो y का वैल्यू ये x। अब इस केस में अगर बात जैसे मैं जैसे पहले वैल्यू लिखी थी वैसे लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाता है 1, यहाँ पे आ जाता है 2, यहाँ पे 3 आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 4। ये अपन ने मैच करा दिया कुछ वैल्यू। यहाँ पे मैं लिख दिया वही सेम गैप पे, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखो 1 का वैल्यू किसी और लोकेशन को मैच करा रहा है, 2 1 को मैच करा रहा है, ये इसको मैच कर रहा है और ये कुछ और ही वैल्यू को मैच कर रहा है। यहाँ पे मैथमेटिकली अगर मैं निकालना कोई भी इंटरवल लेके निकालना चाहिए, जैसे मैंने 1 2 3 ले ली तो 3 पे मान लो कितना आ रहा है, तो 3 पे अपन देख रहे हैं इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है 3, 2। यहाँ की अगर बात करें जैसे मैंने यहाँ का ले लिया, यहाँ पे मान लो 0.5 है, ठीक।
यहाँ पे अगर बात हो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना है 0.5, इसका हाफ दिख रहा है थोड़ा सा। मैं यहाँ पे आपसे स्लोप निकालने के लिए बोलूँ तो क्या बोलोगे, y का वैल्यू डिवाइड बाई x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना है इस पॉइंट पे कितना है फाइनल पॉइंट पे, तो यहाँ पे कितना है 2, इनिशियल पॉइंट पे कितना है, इनिशियल पॉइंट पे है 0.5। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 1। ठीक है साहब, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ये कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू है स्लोप है। अब किसी और डिफरेंट लोकेशन का निकालते हो, यहाँ पे 2 to 4 निकाल लो, 2 to 4 निकालते हो तो 4 पे कितना आ रहा है 5, ठीक है, 2 पे कितना आ रहा है 1, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 2, आंसर कितना हो गया 3/2। तो 3/2 और ये आंसर दोनों डिफरेंट है, ठीक, या सॉरी 4/2, और 4/2 यहाँ पे अगर आएगा तो इस केस में अगर बात हो यहाँ पे 2 आंसर आएगा, तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों आंसर डिफरेंट है। जब दोनों आंसर डिफरेंट है इसका मतलब इस पूरे कर्व में हर लोकेशन का जो स्लोप है वो डिफरेंट है, हर लोकेशन का स्लोप क्या है डिफरेंट है, कि मैथमेटिकली मैच ही नहीं कर रहा है जैसे पहले वाले में कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो इस केस में हर लोकेशन का स्लोप डिफरेंट है तो अपन एक स्लोप की, एक कांस्टेंट स्लोप की बात नहीं कर सकते, तो इसका मतलब अपने को पता है जब अपन एक एक पॉइंट की अलग अलग बात करते हैं इसका मतलब वो कौन सा पॉइंट हो गया, इंस्टेंटेनियस पॉइंट। तो इंस्टेंटेनियस पॉइंट के लिए हर पॉइंट का स्लोप डिफरेंट होगा और एवरेज के लिए स्लोप सेम होगा। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो अपन और भी मेथड के थ्रू देख सकते हैं, जैसे अभी अपन ने मैथमेटिकली देखा। अब यहाँ पे अगर बात हो, अपन ने ये भी बोला है कि टेंजेंट पुट करके भी अपन स्लोप फाइंड आउट करते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी 2 पॉइंट्स अपन ले लेते हैं, एक तो मैंने ये ले लिया और एक ये ले लिया। मैंने क्या बोला आपको, टेंजेंट पुट करना है, कुछ नहीं करना। टेंजेंट भी कहाँ से क्रॉस करेगा, बेस एक्सिस को क्रॉस करेगा, जितना एंगल फॉर्म करेगा उसका tan ऑफ वैल्यू स्लोप होता है। तो जैसे ए पॉइंट पे अगर मुझे देखना है कि इसका कितना स्लोप है, स्लोप मतलब झुकाव, ठीक है, तो कितना स्लोप आ रहा है, कितना ग्रेडियंट आ रहा है, स्लोप का दूसरा नेम क्या है ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट दोनों ही नेम है। तो कितना स्लोप आ रहा है, तो इस केस में अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट पुट कर दी, इसको टच करती हुई ये एक टेंजेंट। बी पॉइंट का स्लोप देखना है तो यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट पुट कर दी। तो पहले जो हो रहा था आपको पता है एक ही लाइन के अलॉन्ग आ रही थी सारी की सारी टेंजेंट्स, लेकिन यहाँ पर अगर बात करूँ, यहाँ पर देखो ये टेंजेंट डिफरेंट है, ये टेंजेंट डिफरेंट है, यहाँ पे बनने वाला एंगल भी डिफरेंट है, यहाँ पे बनने वाला भी एंगल डिफरेंट है। वहाँ पे सारे के सारे थीटा आ रहे थे, यहाँ पे थीटा बने तो यहाँ पे θ2 है, आपको दिख भी रहा है θ2 इज ग्रेटर देन टू θ1। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो हर एक लोकेशन का, किसी और लोकेशन का ले लो, जैसे आप यहाँ का ले लो तो यहाँ का ले लोगे तो यहाँ पे एक टेंजेंट, यहाँ का एंगल और स्मॉल आएगा, ठीक है, यहाँ पे θ डैश लिख दो, तो θ डैश क्या होगा इसका और छोटा हो जाएगा, तो θ डैश और छोटा होगा। तो हर एक लोकेशन की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे टेंजेंट डिफरेंट है, बनने वाला एंगल डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है स्लोप भी डिफरेंट है। समझ में आती बात? तो यहाँ पे स्लोप डिफरेंट है, तो इस केस में अगर बात करूँ तो यहाँ अपने को पता है कि अपन पूरे एक इंटरवल का तो अपन निकाल नहीं सकते। जब पूरे इंटरवल का अपन नहीं निकाल सकते तो उस केस में अपने को इसको स्मॉल करना पड़ेगा, और स्मॉल करते 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 धीरे धीरे अपन को क्या करना पड़ेगा, एक ही पॉइंट के पास लाना पड़ेगा। वही मेथड जो अपन पहले रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब स्मॉल करते करते एक ही पॉइंट की अपने को बात करनी है, तो उसके लिए अपने को पता है जब भी स्मॉल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल्टा से तो करते नहीं है। स्मॉल क्वांटिटीज़ का रिप्रेजेंट किससे होता है, डी से, और डी आपको पता है क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब इसके लिए जो स्लोप का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, dy बाय dx। समझ में आती बात? तो यहाँ पर अगर बात करें ये होता है इंस्टेंटेनियस स्लोप। इस इंस्टेंटेनियस स्लोप को निकालने के लिए आपको पता है डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड है। जब डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी इतने अपन यहाँ तक ही देखेंगे। बाकी इससे रिलेटेड बोलने के लिए, बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अपन सारा अभी ऑनलाइन क्लासेस में वो सारा नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो रेगुलर क्लासेस में अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो और भी पढ़ने के लिए फिर अपन रेगुलर क्लासेस में वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।